हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है बुक बेसिक इकोनोमेट्रिक्स की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन 2 लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये वीडियो बीए प्रोग्राम प्लस बीए ऑनर्स सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरी मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और एज वेल एज मैं फाइल्स में पीडीएफ जिसकी वीडियोस बनाती हूँ, सभी बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं। हमारे लेसन 2 का नाम है लीनियर रिग्रेशन मॉडल। जल्दी से जल्दी अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, डिफाइन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे और क्या-क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं लीनियर रिग्रेशन को, उसको पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि वेरियस एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मैं आपको एस्टिमेटर्स का मतलब भी आगे बताऊँगी और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या होती हैं वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन के असम्पशन्स क्या होते हैं और क्या-क्या इम्पोर्टेंस होती है उनको समझेंगे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? लीनियर रिग्रेशन इज अ फंडामेंटल स्टैटिकल मेथड यूज्ड फॉर मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल और वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि लीनियर रिग्रेशन एक फंडामेंटल स्टैटिकल मेथड है, मतलब कि स्टैटिक्स का मेथड है जो यूज किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए। सिंपल वे में कहे तो लीनियर रिग्रेशन रिलेशनशिप डिफाइन करता है, रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। आई होप आपको समझ आया होगा। अब लीनियर रिग्रेशन का प्राइमरी गोल क्या होता है, कि एक प्राइमरी मेन काम क्या है लीनियर रिग्रेशन का, कि वो वेरिएबल्स के बीच में बेस्ट फिट बता सके। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो बेस्ट फिट बता सके, क्या रिलेशनशिप है हमारे वेरिएबल्स के बीच में, उसको डिस्क्राइब कर सके इक्वेशन के अंदर। लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करना, ये काम होता है लीनियर रिग्रेशन का। क्या प्राइमरी गोल होता है लीनियर रिग्रेशन का। आई होप आपको समझ आया होगा। अब लीनियर रिग्रेशन के एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कैसे, मतलब कि लीनियर रिग्रेशन फाइंड एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। लीनियर रिग्रेशन का काम वेरियस फील्ड में अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने का काम लीनियर रिग्रेशन का होता है। कैसे? जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जितनी हमारी इनकम होगी उतना ही हमारा कंजप्शन होगा। इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने का काम किसका होता है, लीनियर रिग्रेशन का, इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर फाइनेंस में प्रिडिक्टिंग स्टॉक प्राइसेस, जो हमारे स्टॉक के प्राइसेस होते हैं उनको प्रिडिक्ट करना, ये किसका काम होता है, लीनियर रिग्रेशन का। बायोलॉजी में लीनियर रिग्रेशन का काम क्या होता है, जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसको इम्पैक्ट करना, उनके वेरिएबल्स को एनालाइज करना, ये होता है लीनियर रिग्रेशन का काम। फिर सोशल साइंस में कैसे काम करता है लीनियर रिग्रेशन, जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर होता है उनको स्टडी करना। सोशल साइंस के अंदर क्या करता है लीनियर रिग्रेशन, जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं उनको स्टडी करना, उनके फैक्टर्स को स्टडी करना, ये काम होता है लीनियर रिग्रेशन का। ये था एप्लीकेशन, जो अलग अलग फील्ड में लीनियर रिग्रेशन का काम होता है और क्या क्या काम होता है उसको डिस्कस करना। आई होप आपको लीनियर रिग्रेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओ एल एस एस्टिमेशन। ओ एल एस क्या होता है, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको बेसिक से बहुत ही एडवांस लेवल तक आपको एकदम इजी वे में समझाऊंगी, ठीक है। ओ एल एस की फुल फॉर्म होती है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर।
OLS भी एक फाउंडेशनल स्टैटिकल टूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है हमारे पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। सिंपली हम ये कहें तो OLS जो होता है वो भी एक स्टैटिकल टूल है जो हम यूज़ करते हैं पैरामीटर्स को फाइंड करने में, जो हमारे अननोन पैरामीटर्स होते हैं उसको फाइंड करने में लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर। और आगे देखते हैं, बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड रिस्पॉन्स एंड प्रिडिक्टेड बाय लीनियर अप्रोक्सीमेशन। जो OLS होता है वो मिनिमाइज करता है हमारे सम ऑफ स्क्वायर को, किसके बीच में, ऑब्जर्व्ड और प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्सेस के बीच में। जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमारे प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्स है उसके बीच में स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर करता है और उसको मिनिमाइज करता है। हमारे जो अप्रोक्सीमेशन होती है, हमारी लीनियर अप्रोक्सीमेशन होती है उसको मिनिमाइज करने का काम करता है OLS। आगे देखते हैं, व्हेन द रिग्रेसर रिमेन एक्सोजीनस। ये बोल रहा है जब हमारा लीनियर रिग्रेशन एक्सोजीनस होता है तो क्या कर तो OLS जो है उसको मेंटेन करता है, उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है। सिंपल वे में कहें तो जो हमारा रिग्रेशन मॉडल होता है ग्राफ में सम ऐसे लाइन की तरह होता है। तो ये बोल रहे हैं जब हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल लाइन में ना बने, मल्टी कोलिनैरिटी इज एब्सेंस, हमारी जो मल्टी कोलिनैरिटी है वो एब्सेंस है, वो लाइन में नहीं बन रही है, तो OLS उसको उसके अंदर मेंटेन करता है और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलता है। तो ये क्या होता है, OLS का काम होता है। आई होप आपको समझ आया होगा OLS का मतलब। OLS के अंदर एक CLRM होता है। अब ये क्या होता है, द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सॉरी गाइस, जो काम होता है हमारे OLS का वो काम किसके थ्रू होता है, CLRM के थ्रू होता है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के थ्रू किया जाता है। अब CLR का काम होता क्या है, ये प्रोवाइड्स अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, ये हमें एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देता है कि हमें कैसे कैसे काम करना चाहिए, कैसे कैसे OLS को बिल्ड करना चाहिए। जो हमारे इकोनॉमिक्स होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो CLRM का काम करते हैं और फाइंड करते हैं, एस्टिमेट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ CLRM। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो हमारे इकोनॉमिक्स होते हैं वो कैसे इनका यूज़ करके, कैसे CLRM का यूज़ करके एक रिलेशनशिप फाइंड करते हैं वेरिएबल्स के बीच में, उसकी असम्पशन्स को बताया गया है। सो हम वो डिस्कस करते हैं। पहला है लिनियरिटी। लिनियरिटी में कैसे होता है, CLRM assume a linear relationship between dependent variable and the explanatory variable। पहले हम ये जानेंगे कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या होता है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को ही हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करता है। इसीलिए एक ऑल्टरनेट नेम बताया है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम ही होते हैं। तो ये बोला गया है कि लिनियरिटी में CLRM जो होता है वो लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करता है डिपेंडेंट वेरिएबल और हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, जो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, β0 प्लस β1 x1 बीटा प्लस जो भी x2, ये हमारी क्या होती है, इक्वेशन होती है लिनियरिटी के बीच में। जो हमारा y होता है वो डिपेंडेंट होता है और जो हमारी ये x होते हैं ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा लिनियरिटी में कैसे हम यूज़ करते हैं, असम्पशन्स करते हैं CLRM का। अब लिनियरिटी में क्या-क्या हम असम्पशन्स करते हैं जिससे एरर फाइंड ना हो। पहला है ज़ीरो कंडीशनल मीन, मतलब कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारा मॉडल है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। हम एरर को ज़ीरो लेके चलते हैं। क्या, एरर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारा एरर जो है ज़ीरो है तो उसमें कोई भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नहीं है, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। होमोस्कैडसिटी ऑफ एरर मतलब कि कांस्टेंट वेरिएबल।
होमोस्कैडसिटी वेरिएबल में हमारा जो x होता है, जो हमारे वेरिएबल होता है, उसको हम सिग्मा स्क्वायर लेते हैं, जिसका मतलब है द वेरिएंस ऑफ एरर रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस लेवल ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, मतलब कि जो हमारा वेरिएंस ऑफ एरर है वो क्या है, कांस्टेंट है। फिर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ एरर। इंडिपेंडेंस ऑफ एरर का मतलब है कोवेरिएंस बिटवीन एरर इज ज़ीरो। जो हमारे एरर्स है वो अगर किसी भी कोवेरिएंस में जो हमारा एरर है वो ज़ीरो आया है तो वो इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा बीटा 0 बीटा 1 इज x2 प्लस बीटा 2 प्लस x2, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एरर में ये बोला गया है कि अगर किसी मॉडल में कुछ एरर है, फॉर सपोज B1 और X1 में एरर है, तो वो एरर इंडिपेंडेंट होगा। उसमें B2 X2 में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा, उसकी वजह से ना किसी थर्ड इक्वेशन में क्या है डिफ़ॉल्ट आएगा, वो एरर क्या है इंडिपेंडेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल किसी कोई स्टूडेंट्स जो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ईजी वे में समझाती हूँ। इंडिपेंडेंट ऑफ एरर का कोई क्लास है और उसमें ऑलमोस्ट सभी बच्चे गुड है, पढ़ने में अच्छे हैं, बट एक बच्चा जो है वो उतना अच्छा नहीं है जितने सब हैं। तो उस एक बच्चे की वजह से पूरी क्लास में कोई दिक्कत नहीं है ना, सब अपने इंडिपेंडेंट है, सब अपना पढ़ रहे हैं। यही बोल रहे हैं अगर किसी एक चीज़ में एरर है तो उससे बाकियों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ एरर। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर थर्ड अजम्पशन है हमारा नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मॉडल हमारा एक प्रॉपर लाइन में होए। ठीक है, मैंने मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब आपको बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हमारा जो मॉडल है वो परफेक्ट लाइन में होए, परफेक्ट ज़ीरोज़ में होए। ये हमारा कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है? फिर हम फोर्थ अजम्पशन ये लेके चलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी हम डाटा ले रहे हैं वो उस डाटा से ही हम सब चीज़ रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। मतलब कि रैंडम सैम्पलिंग को हम इकोनॉमिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन से। पर यहाँ पे पॉपुलेशन जनता से नहीं होता, यहाँ पे मतलब होता है कि जिस चीज़ की हम जिस डाटा की हम सैम्पलिंग करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ स्टूडेंट्स की जो है हम सैम्पलिंग करने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करने वाले हैं। सो वो ही जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ही हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। और उसी में से हम कुछ-कुछ स्टूडेंट्स लेंगे और उसकी रैंडम सैम्पलिंग कर देंगे। यही होता है रैंडम सैम्पलिंग और यही हमारे पॉपुलेशन होती है कि भाई जिस भी डाटा को हम सैंपल करने वाले हैं, एनालाइज़ करने वाले हैं, वो ही डाटा हमारा पॉपुलेशन कहलाएगा, ना कि जनता, ठीक है? फिर हमारा फिफ्थ असम्पशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड एरर्स। फॉर एग्जांपल हमारे किसी मॉडल में थोड़ा बहुत एरर आ गया है, तो हम उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो वो मॉडल है उसका एरर थोड़ा कम हो जाए और हमारा मॉडल क्या है, सही हो जाए। तो यही होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरर। आई होप आपको ये समझ आया होगा असम्पशन्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ कोऑपरेट करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टिमेशन। इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एस्टिमेशन होती क्या है। आपको आपके दिमाग में एकदम से क्या होगा कि एस्टिमेशन क्या होती है? कुछ स्टूडेंट्स के बीच में आया होगा कि एस्टिमेशन मतलब होता है अनुमान लगाना। एग्ज़ैक्टली, एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। अगर हमारी इकोनॉमिक्स कोई अनुमान लगा रही है किसी मॉडल को बनाने के लिए, तो उसके क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे वो यूज़ करे और जो हमारा मॉडल है, जो हमारी एस्टिमेशन है, वो एकदम करेक्ट आए। तो वो ही मॉडल्स जो हैं, वो ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे। एस्टिमेशन इन लीनियर रिग्रेशन इन्वॉल्व्स फाइंडिंग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, बट जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई इक्वेशन है 5x प्लस 8x 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
ये हमारे पास इक्वेशन है। तो वो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल के साथ कोई मल्टीपल मल्टीप्लाई में वैल्यू है, मतलब कि एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, वेरिएबल है, और इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5। तो ये हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट। और इसी 5 को डिफाइन करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो वैल्यू दी जाती है उस वैल्यू को हम कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, 8। तो इसको क्या कहेंगे, इसी को एस्टिमेट करने के लिए प्रॉपर्टीज जो बताई गई हैं उसको हम पढ़ेंगे। आपको कोफिशिएंट का मतलब भी समझ आ गया होगा। सो हमें इस कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए बेस्ट फिट जो हमारे डाटा में बेस्ट फिट होगा कोफिशिएंट का, उसको फाइंड करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेशन को पढ़ना होता है। जो लीनियर रिग्रेशन होता है, लीनियर वैल्यू होती है, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस ई। मैंने फर्स्ट चैप्टर में इस इक्वेशन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखिए, और होप ये करें कि सारी वीडियोस को आप सीरीज वाइज देखें, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर आप पेपर से पहले मेरी ही वीडियो सिर्फ देख के चले जाते हैं और ये नोट्स पढ़ के चले जाते हैं तो 101% आप पास हो जाएंगे। इससे बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेशन क्या होता है, कि जिसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेशन आपको समझ आया। हम पढ़ रहे थे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक होता है, और जो हमारे बीटा 1 और बीटा 2 होते हैं ये हमारे एस्टिमेट्स होते हैं, जिससे हम मिनिमाइज करते हैं हम अपने सम ऑफ स्क्वायर रेडिशियल्स को, ठीक है। आपको समझ आया होगा। और इसी इक्वेशन को अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे बताया गया है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो मैं ये लिख देती हूँ, बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 एंड एरर। ई का मतलब होता है एरर। आई होप आपको समझ आया होगा। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेशन में लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है, मॉडल होता है। अगर आपको समझ भी आया होगा क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं। अब इनकी होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर ऑफ फिट। हमने ये देख लिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेशन होता क्या है, कि हम एस्टिमेट करते हैं, पर उस एस्टिमेट में हमें कुछ मॉडल्स भी दिए गए हैं टेस्ट करने के लिए कि ये मॉडल सही है या नहीं। तो उसके कुछ मेजर्स फिट होते हैं, फिट ऑफ मेजर्स होते हैं। पहला टेस्ट दो तरह के होते हैं, आर टेस्ट और एफ टेस्ट और आर टेस्ट। सो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एफ टेस्ट क्या होता है। एफ टेस्ट होता है, द एफ टेस्ट असेस द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। एफ टेस्ट क्या काम करता है, जो हमारा मॉडल होता है लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसकी ओवरऑल सिग्निफिकेंस को डिफाइन करता है और कंपेयर करता है फिट ऑफ एस्टिमेटेड मॉडल। जो हमने एस्टिमेटेड मॉडल किया है, क्या वो फिट है, क्या वो और मॉडल्स के साथ कंपेयर हो रहा है, और मॉडल के साथ कंपेयर करके देखता है और ये देखता है कि फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मॉडल क्या है, ये नल मॉडल है या ऑल्टरनेट मॉडल है, ये कौन डिफाइन करता है, एफ टेस्ट डिफाइन करता है। अब नल मॉडल क्या होता है, आपको ये नहीं पता होगा, सो मैं बताती हूँ। नल हाइपोथेसिस ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर 0। जो हमारा नल मॉडल होता है उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस में जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 होते हैं। उसकी कोई भी एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं होती है। ऐसे मॉडल को हम क्या कहते हैं, नल मॉडल कहते हैं। अब हमारे एफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी मदद से हम टेस्ट करते हैं कि ये फिट है या नहीं। ये मॉडल होता है, ये रहा, एफ इक्वल्स टू आर एस एस अपॉन में के, नीचे ई फ्रैक्शन में ई एस एस माइनस एन माइनस के माइनस 1। ये हमारे एफ टेस्ट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जिसमें
RSS स्टैंड्स फॉर रेजिडेंट सम ऑफ स्क्वायर, मतलब कि एरर वेरिएशन होता है। ESS होता है एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, मतलब कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय मॉडल, ESS की वजह से ही एक्सप्लेन किया जाता है। RSS जो होता है एरर वेरिएशन होता है। K हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिस पे जो हमारा F है डिपेंड होता है, ठीक है। K हमारा इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट पे हमारा F जो है डिपेंडेंट रहता है। हमारी F की वैल्यू K के थ्रू ही आएगी। और N होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस इक्वेशन की वजह से हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा मॉडल है, जो हमारा एस्टिमेटेड मॉडल है, वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखेंगे कि स्टेप्स क्या हैं एफ टेस्ट को फॉलो करने के लिए। पहला है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, मतलब कि हम देखेंगे कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो कैसी है, नल है या ऑल्टरनेटिव है। नल का मैंने बताया, नल में जो हमारे कोफिशिएंट होंगे वो 0 होंगे। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो 0 है या ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट में कोई भी कोफिशिएंट 0 नहीं होता, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती ही है। ये चेक करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे अपना एफ टेस्ट। एफ टेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आती है वो डिटरमाइन करेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा हमारा, उसको हम डिटरमाइन करेंगे। फिर हमारा जो इक्वेशन की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे अपने पी वैल्यू से, ठीक है। जो हमारी एफ वैल्यू होगी वो हम चेक करेंगे अपनी पी वैल्यू से, तब जाके पी वैल्यू मतलब अपने मॉडल से चेक करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि जो हमारी वैल्यू है वो नल हाइपोथेसिस है या नहीं है। सिंपली हम कहें तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले हमें ये देखना है कि हमारी हाइपोथेसिस क्या है, नल है या ऑल्टरनेटिव है। फिर हमें उसको सॉल्व करना है, एफ टेस्ट कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेक करना है, देन अपनी एफ वैल्यू को पी वैल्यू से चेक करना है, ठीक है। और इसमें 5th स्टेप ये दिया गया है कि अगर हमारी वेरिएबल में जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएबिलिटी है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 0 आ रहा है तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएबिलिटी है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 है तो ये क्या होगा, हमें हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देगा। तो यही होता है एफ टेस्ट, यही इसके स्टेप्स होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारा दूसरा टेस्ट है गुडनेस ऑफ फिट आर स्क्वायर्ड। आर स्क्वायर्ड बहुत ही ये एफ टेस्ट से इजी होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में आती है और ये प्रोपोर्शन में हमारी मॉडल को, हमारे इक्वेशन को एक्सप्लेन करता है। इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस आर एस एस अपॉन में टी एस एस, जहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 0 है, आर स्क्वायर अगर हमारा 0 आया है तो उसमें कोई भी एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं है, मतलब कि जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो 0 है तो उसमें कोई भी एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं है, वो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। अगर हमारा आर स्क्वायर 1 आ रहा है तो वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है वेरिएबिलिटी का, ठीक है। हमारी जो वेरिएबिलिटी है उसका परफेक्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन है। और अगर उनके 0 से 1 के बीच में हमारी वेरिएबिलिटी आ रही है तो वो वैल्यू क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू है जो हमारी प्रोपोर्शनल को एक्सप्लेन कर रही है। ये हमारी क्या है, इंटरप्रिटेशन है। अगर आर स्क्वायर 0 है तो उसकी नो एक्सप्लेनेटरी पावर है। अगर R2 1 है तो वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, परफेक्ट फिट है। अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू आ रही है तो इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है कि जो आर स्क्वायर डज नॉट इंडिकेट स्टैटिकल सिग्निफिकेंस, जो आर स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू एक स्टैटिकल सिग्निफिकेंस नहीं देती है। कैन इंक्रीज रिलेवेंट वेरिएबल, ये ओवर फिटिंग कर देती है, बहुत ज़्यादा ही ओवर फिटिंग कर देती है। फिर है यूज़ अलोंग विद अदर स्टैटिकल मेजर, और इसका यूज़ जो है अदर स्टैटिकल मेजर्स में भी बहुत कम ही किया जाता है। तो ये था हमारा आर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
दोनों ही बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई दूँगी। मैंने ये नोट्स स्पेशली एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाए हुए हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हमारी जो हाइपोथेसिस है उसका हम टेस्ट कैसे करेंगे? इसका टेस्ट हम कुछ स्टेप में करते हैं। यही अब हमें टेस्ट क्यों करना चाहिए यही बताया गया है, मैंने ऊपर बहुत बार बताया है कि हमारे कोएफ़िशिएंट को हमें टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस हमारा मॉडल सही है या गलत है इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, यही यहाँ पे बताया गया है। अब हम ये देखेंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमें कैसे टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग इंडिविजुअल कोएफ़िशिएंट, अगर हमारे मॉडल में एक ही कोएफ़िशिएंट है तो उसमें क्या होगा? अगर हमारा H0 हैश बीरो बीटा 0 इक्वल्स टू 0 है, तो वो क्या होगा? नल हाइपोथेसिस में बता रही हूँ मैं, वो क्या होगा? नल हाइपोथेसिस होगा। और अगर H0 इज़ टू बीटा 1 इक्वल्स टू 1 है, सॉरी इक्वल्स टू 0 है, तो भी हमारा नल हाइपोथेसिस होगा। अगर नल हाइपोथेसिस में अगर H0 इज़ टू B0 इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे बीटा 0 और बीटा 1 अगर 0 है, तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस होगी। सिंपली कहें तो इंटरसेप्ट 0 होगा और स्लोप भी हमारा 0 होगा, ठीक है? और अगर अल्टरनेट में ये दोनों 1 है, क्या? अल्टरनेट में अगर ये दोनों 1 है, तो हमारी जो हाइपोथेसिस होगी वो अल्टरनेट होगी। यही हमारे हाइपोथेसिस के टेस्टिंग का रिजल्ट है, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा कि टेस्टिंग कैसे करनी है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस में अगर बीटा 0 और बीटा 1 इक्वल्स टू 0 आ रहे हैं, तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस है। और अगर अल्टरनेटिव में ये दोनों 1 आ रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। यही होता है टेस्ट स्टैटिक्स का हमारा। एफ टेस्ट में भी हमें सबसे पहले ऐसे ही फाइंड करना है, ठीक है? सो ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट। अब हमारा सेकंड टेस्ट है टेस्टिंग ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस, इनोवा जिसे हम कहते हैं। इनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालाइज ऑफ वेरिएंस, या बोल दो एनालाइज द नंबर ऑफ वेरिएंस। इसमें हमें नल हाइपोथेसिस तब पता चलेगी जब हमारे ऑल कोएफिशिएंट 0 होंगे, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तब हमें पता चलेगी कि कोई भी कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, ठीक है? यही इसकी वजह से ही हमें पता चलेगा कि जो हमारी इनोवा में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेस्ट कर रहे हैं हम, तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें ऐसे ही पता चलेगी। तो ये था हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अगर आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और यह हमारा लास्ट टॉपिक भी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूजिंग इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर। हमें टेस्टिंग के लिए कौन-सा, मैंने आपको 5 सॉफ्टवेयर बताए थे इससे पिछली वाली वीडियो में चैप्टर 1 में। उसमें ही मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ई-व्यू क्या होता है। आप वहाँ से जाके पहले देख के आएँ कि क्या होता है। यहाँ पे मैं उसके स्टेप्स बताऊँगी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ई-व्यू को यूज़ करने के लिए हमें ये सॉफ्टवेयर है, तो हम ये कंप्यूटर में जस्ट सपोज़ हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं। ओपन ई-व्यू, हम कंप्यूटर में ई-व्यू ओपन करेंगे, देन हम फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू फाइल जो है क्रिएट करेंगे। हम अपनी वर्क फाइल में न्यू फाइल को क्रिएट कर लेंगे। स्पेसिफाई डाटा फ्रीक्वेंसी एंड एंटर योर डाटा शीट, हम अपनी डाटा शीट को एंटर करेंगे। वो डाटा शीट कैसी भी हो, रेजिडेंट हो, कांस्टेंट हो या अनफिक्स्ड हो, इर्रेगुलर हो, डोंट मैटर, हमने अपनी डाटा शीट को अपनी फाइल में क्या है एंटर कर दिया है। फिर हम कमांड लाइन लगाएंगे, प्रेस कौन सी? जनरेट एक्स इक्वल्स टू 0, जनरेट वाई इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला होता है, आपको इतना याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कैसे लिखना है, ठीक है? प्रेस कर देंगे एंटर, हमने अपनी कमांड लाइन जो है लिख दी है। क्रिएट करेंगे सीरीज बनाएंगे एक्स और वाई की विद 0 ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? और हम जो है एंटर क्लिक कर देंगे। फिर हम अपने जो ई व्यू में डाटा है उसको पेस्ट करेंगे और एक्सेल में जाके क्या है कॉपी पेस्ट कर देंगे। एस्टिमेट रिग्रेशन लाइन बाय टाइपिंग।
आई होप आपको समझ आया होगा। हमने एक्सेल में जो है उसे कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको पता होगा कि एक्सेल में जो भी चीज़ आती है, अगर एक्सेल उस फाइल में कोई भी एरर होगा, उस मॉडल में कोई भी एरर होगा, तो वो हमें एक्सेल में पता चल जाएगा पेस्ट करने के बाद, ठीक है? और एक्सेल में ही हम एक क्लिक में उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम ई-व्यू का यूज़ करते हैं अपने डाटा को बनाने में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा स्टेप्स ऑफ ई-व्यू इन सिंपल रिग्रेशन एस्टिमेशन में। सिंपली मैं बता दूँ आपको एक बार ओवरऑल क्या होता है ई-व्यू में। पहले हमें अपने कंप्यूटर में ई-व्यू ओपन करना है, न्यू फाइल बनानी है, जो हमें डाटा स्पेसिफाइड करना है वो डाटा हम डाल देंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम करेक्ट डाटा हो, अगर इर्रेगुलर भी है, फ़िल्टर भी कोई नहीं लगा है, तो उससे कोई मैटर नहीं है। हम अपनी कमांड लाइन लिखेंगे और उसको एंटर कर देंगे। हमारा डाटा बन जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे एक्सेल में, ठीक है? और ऐसे ही हमारी रिग्रेशन लाइन जो है बन जाएगी और ऐसे ही ई-व्यू का यूज़ होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा कि कैसे हमने इस चैप्टर में लीनियर रिग्रेशन के बारे में जाना, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना, असम्पशन्स क्या होते हैं लिनियरिटी के, एरर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये जानी, ओएलएस क्या होता है, सीएलआरएम क्या होता है इसके बारे में जाना। फिर हमने एफ टेस्ट और आर स्क्वायर्ड को भी जाना कि क्या होता है इनका मतलब। आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरी मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएँगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको इस नोट्स की हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।